जय हिंद दोस्तों। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। तो हम लोग हिंदी पैडों में यूनिट नंबर 2 पढ़ रहे हैं और उसमें भी शिक्षा के जो सिद्धांत और सूत्र होते हैं उसको कंप्लीट कर रहे हैं। कल हम लोगों ने लगभग 13 सिद्धांत जो है वो पढ़ लिए थे। आज उसके आगे की कहानी शुरू करते हैं। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि वर्ग एक की जो नियुक्ति पत्र है वो जारी होने वाले हैं। तो उन लोगों का भी इंतजार खत्म हो गया। और वर्ग एक दो में जो अतिथि शिक्षक काम करना चाहते थे उनके लिए भी आज लिस्ट जारी हो गई। और अच्छी बात यह है कि मेरा भी उस लिस्ट में नाम है। देखते हैं वर्ग एक में वेटिंग है, कब तक क्लियर होती है क्या होता है उसका भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज का हमारा जो अगला बिंदु है वो है 14 नंबर का सिद्धांत। इसमें हम लोग सिद्धांत में पढ़ेंगे निश्चित। इसमें जो सिद्धांत होगा वो है निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। इस सिद्धांत में ये जानने का प्रयास करेंगे कि निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री को कैसा टीचर जो है प्राप्त करे और बच्चों को सिखाए। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए जो चीजें हमें करानी है वो। इसलिए विषय वस्तु से संबंधित विशेष नियमों से छात्रों को परिचित कराकर तत्पश्चात उससे सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना ही हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन अ, बच्चों के स्तर के अनुकूल कर लेना चाहिए। इसी को कहते हैं पाठ्य सामग्री का चयन और निश्चित उद्देश्य। मतलब हमें पहले ये देख लेना चाहिए कि हम कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं और उस पाठ के लिए हमें क्या-क्या आवश्यक सामग्रियाँ पड़ सकती हैं, जिससे कि बच्चे की मानसिकता और बच्चे की आवश्यकताओं के अनुसार हम चीज़ों को पूरा कर सकें। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में मदद करता है और छात्रों को सीखने या छात्रों के सीखने को बढ़ावा भी देता है और छात्रों को सीखने में मदद भी करता है। इसके प्रमुख बिंदु क्या-क्या कहते हैं? तो निश्चित उद्देश्य शिक्षण के उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित होने चाहिए। पाठ्य सामग्री संरचित शिक्षण। संरचित शिक्षण का मतलब होता है कि जो हमने प्लानिंग की है उसी के अनुसार अध्यापन करें और मूल्यांकन भी होना चाहिए जो कि प्रभावशाली होना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान देना होता है। उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना, सामग्री का सही चयन करना, शिक्षण विधियों का सही चयन करना, मूल्यांकन करना और शिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए सुधार करते रहना। इस सिद्धांत के लिए जो सहयोगकर्ता मनोवैज्ञानिक हैं उनमें नाम है बेंजामिन ब्लूम, रॉबर्ट गैग्रे और एलिस्टन वेल्स। ये 3 लोगों के नाम हैं जिसमें से बेंजामिन ब्लूम का नाम ज़्यादा आता है। अगला प्रश्न, ये जो है चॉम्स्की का भाषा अर्जित करने का सिद्धांत बहुत काम का है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी है ये। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको सीडीपी वाले टॉपिक में भी देखने को मिलेगा और हिंदी की पेडों में भी देखने को मिलेगा, संस्कृत की पेडों में भी देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाषा अर्जित करने की बात करता है इसीलिए। तो ये जो है नॉम चॉम्स्की जो साहब है, ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं और ये व्यवहारवाद के बिल्कुल कट्टर विरोधी थे। इनका कहना है और ये क्या कहते हैं वो सब देखते हैं अभी। इनका तो कहना होता है कि हमारे जो बच्चे जो होते हैं उनके गले में एक सॉफ्टवेयर होता है, ये सॉफ्टवेयर तक की बात करते हैं भाषा को लेकर। तो इनको हम पढ़ेंगे सीटीपी वाले में। व्यवहारवाद कहता है कि भाषा की उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, अर्थात बच्चा अपने परिवार या आस पड़ोस और अपनी प्रकृति से बोलना सीखता है। जबकि चॉम्स्की का ये कहना है कि भाषा सीखने के लिए बच्चे में जन्म के पहले से ही उसके अंदर भाषा सीखने की कला मौजूद होती है। अन्यथा अगर भाषा प्रकृति से या संगति से ही सीखनी होती तो जानवर भी बोल रहे होते। क्या बात कही इसने, लॉजिक। बच्चे भाषा के लिए सहज क्षमता के साथ पैदा होते हैं, ऐसा इनका कहना है कि ये हमें जन्मजात चीजें मिलती हैं बोले। चॉम्स्की के अनुसार
भाषा हमारे जीनों द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों का उत्पाद है। जीन्स जिसको हम लोग कहते हैं, जेनेटिक्स जिसको कहते हैं। मानव के अंदर पहले से ही कोई ना कोई क्षमताएं विद्यमान होती है जो बच्चे को भाषा सीखने में सहायक होती है तथा प्रेरित भी करती है। ये चॉमस्की के विचार है साहब। भाषा विज्ञान के जनक मानने वाले नॉम चॉम्स्की यूएसओ के मुताबिक भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। यहाँ से क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनेगा। उन्होंने भाषा अधिग्रहण उपकरण, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जिसको एलएडी कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एलईडी किसने बताया, यह अवधारणा, ये क्वेश्चन खूब आता है। अ, यानी एलईडी की अवधारणा दी। एलईडी एक सैद्धांतिक उपकरण है जो यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे कैसे जल्दी से भाषा सीखते हैं और समझते हैं। चॉम्स्की ने सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की भी अवधारणा दी है। ये भी क्वेश्चन आता है। उनका मानना है कि मानव मस्तिष्क में एक सहज मानसिक व्याकरण होती है जो मनुष्य को भाषा सीखने में मदद करता है। हम बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात हर बच्चे में हर बच्चे में हम नहीं, हर बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों के पास एलईडी होता है, एलएडी बोल रहा हूँ, जो एक ऐसा उपकरण होता है जो मस्तिष्क में होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन की वजह से बच्चे भाषा के नियमों को तेजी से सीख पाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भूमिका भाषा अधिग्रहण में शामिल प्रमुख कौशलों को सांकेतिक शब्दों में बदलने का भी काम करता है। अगर बच्चे जन्म से ही दो भाषाएं सीखते हैं तो उनके या उनमें दोनों धारा प्रवाह होने की संभावना ज्यादा है। मतलब दोनों फ्लो के साथ बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसा कहने का आशय है बचपन से ही। अगला देखिए, अगला सिद्धांत, कुछ अन्य सिद्धांतों में अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाउ वाउ सिद्धांत। बाउ वाउ सिद्धांत जो है, इसके प्रतिपादक है जीन जैक्सिन रूसो। साथ साथ जॉन ग्रॉट फ्राइड गॉटफ्राइड का नाम भी बाउ वाउ सिद्धांत के लिए जुड़ा है। इस सिद्धांत का निर्माण प्राकृतिक आवाजों एवं जानवरों द्वारा उत्पन्न आवाजों की नकल करके किया गया तथा इन आवाजों के द्वारा भाषा के विकास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। इस सिद्धांत में क्वेश्चन आएगा कि बाउवाउ सिद्धांत में किसका प्रयोग किया गया, तो प्राकृतिक आवाजों और जानवरों की आवाजों को की नकल करके भाषा सीखने के सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जानवरों का रोना, चिल्लाना, खुशी जताना, दर्द में चिल्लाना, चहचहाना या कुछ अन्य प्राकृतिक आवाजों के बारे में बताया गया है। जैसे टहनियों का टूटना, दरवाजे की खटखट, पानी की थपथप, पानी बहने की कलकल आदि आवाजों को शामिल किया गया। कुछ जानवरों के नाम तो उनकी आवाज सुनने के बाद उनकी आवाज के आधार पर ही रखे गए हैं, इस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अगला है पुह पुह सिद्धांत। इसके प्रतिपादक है मुलर। इस सिद्धांत में मुलर ने बताया कि जो भाषा है वो आनंद, आश्चर्य, भावनाएं, दर्द आदि स्खलन मतलब खिसकना से उत्पन्न होती है। मतलब जो भाषाएं होती है हमारे अंदर, जो आदतें होती है, जो चीजें होती हैं, वो अगर हमारे अंदर बहुत आनंद है तो हम आनंद के कारण जो भाव होते हैं उसको जब आगे खिसकाते हैं तो उससे भाषा उत्पन्न होती है बोले। अगर आश्चर्य हुआ तो उससे हमारी आवाज या भाषा में थोड़ा सा फेरबदल होता है। जो भावनाएं व्यक्त करते हैं, है ना, स्खलन का मतलब होता है खिसकना या आगे बढ़ना। डिंग डोंग सिद्धांत। डिंग डोंग सिद्धांत क्या कहता है, इसके प्रतिपादक भी मूलर है। डिंग डोंग सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार की आवाज जो अनायास ही निकल जाती है उसे कहते हैं। जैसे बच्चे को हम मम्मा कहने को कहते हैं तो बच्चा हमारी नकल करके माँ माँ कह देता है, इसलिए वो मामा जल्दी बोलना सीख जाता है। अर्थात बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने की कोशिश करता है। हम उसको मम्मा बोलना सिखाते हैं, माँ बोलना सिखाते हैं, तो वो मामा जल्दी बोलना सीख, यही कारण है कि माँ और मामा बोलना बच्चा जल्दी सीख लेता है। इसको डिंग डोंग कहते हैं। अगला सिद्धांत है यो ही हो सिद्धांत का परिचय। जब हम कोई शारीरिक कार्य करते हैं तब हमारे अंदर से जो आवाज आती है या वे आवाजें जिनसे एक इंसान खुद को प्रेरित करने की कोशिश करता है, इस प्रकार की आवाजें ज्यादातर तब निकलती है जब मनुष्य कोई शारीरिक कार्य कर रहा हो जिसमें उसे अधिक ताकत लगती है। जैसे आप लोगों ने कभी ध्यान से सुना होगा, जो रेलवे ट्रैक पर पटरियां उठाने और पटरियों का काम वगैरह करते हैं,
या कई सारे लोग जो गिट्टी वगैरह खींचने का काम करते हैं तो वो लोग, या कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई मजदूर जो एक जगह काम करते हैं तो वो कुछ आवाज़ है, जैसे साउथ अफ्रीका वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा कि जब वो खेत में भी काम करते हैं तो गाना गाते-वाते और गीत गाते-गाते काम करते हैं और एक साथ खुदाई वगैरह करना या रोपण करना या कई सारे काम करते हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा रेलवे ट्रैक वगैरह पर जो काम करते हैं तो वो कुछ इस तरह से बोलते हैं, जोर लगा के हैया पैसा मिलेगा भैया, जोर लगा के हैया पैसा मिलेगा भैया। ऐसे कई सारे डायलॉग बोलते रहते हैं। तो ये एक साथ कई सारे ऐसे डायलॉग बोल-बोल कर काम करते हैं। इसको कहते हैं यो सॉरी, यो ही हो सिद्धांत। अगला देखिए, ला ला सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो है वो कैटी है ने किया है। इस सिद्धांत को लाला नाम ओटो जेस्पर्सन ने दिया है। इस सिद्धांत का संबंध, इनके अंतर्गत वे आवाजें आती है जिनके द्वारा हम किसी को अपना प्यार दिखाते या कविताएं बनाते हैं। जो पोएट्री वगैरह बड़ी प्यारी सी और बड़ी प्यारी सी और मधुर आवाज होती है, जो मन को लुभाने वाली होती है, कर्कश नहीं होती, मृदु होती है ना। कविताएं वगैरह जो सुनाने के लिए होती है, जैसे कि उसे देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब। समझ रहे हो आप लोग? तो ये कविताएं हैं, गाने के रूप में भी हो सकती हैं। जैसे पुष्प की अभिलाषा में पंक्तियां वगैरह। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अगला है वेबलक का सिद्धांत। वेबलक का सिद्धांत ये कहता है, जब इंसान काम करते करते थक जाता है तो वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगता है या खुद से बातें करने लगता है। इस प्रकार की आदत से निकली आवाजों को निजी भाषा भी समझा जाता है। और बेबलक सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपनी भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनेक शब्द और ध्वनियों का प्रयोग करते हैं, जिनमें से कुछ शब्द और ध्वनियां सही होती है और कुछ गलत होती है। इस प्रकार इस प्रक्रिया में बच्चे अपनी भाषा सीखने के लिए अनेक प्रयास करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते रहते हैं। कई सारे बच्चे जो होते हैं नींद में भी ऐसा कर लेते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे सीख रहे होते हैं। इसको कहते हैं वेबलक सिद्धांत। वेबलक सिद्धांत के लाभ क्या है, तो भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करते हैं, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं और शिक्षकों को बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझने में भी मदद करते हैं। अगला है वेबलक सिद्धांत के अनुप्रयोग कहाँ होते हैं, तो भाषा शिक्षण में, बच्चों की भाषा सीखने की प्रक्रिया को समझने में, शिक्षक प्रशिक्षण में और भाषा सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम में। अगला है डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत। भारतीय दर्शन शास्त्र का मानना है कि भाषा भगवान का एक तोहफा है। ठीक है। अब देखिए क्या है, डिवाइन बोल रहा है तो वहीं से समझ जाइए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जितनी भी भाषा है सबकी उत्पत्ति ओम से हुई है, और ओम अंग्रेजी के AOM से बना है, जो कि हर प्रकार की ध्वनि का उत्पत्ति केंद्र है। डिवाइन गिफ्ट सिद्धांत एक शैक्षिक सिद्धांत है जो बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष प्रतिभाएं और क्षमताएं होती हैं जो ईश्वर प्रदत्त होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य इन प्रतिभाओं को पहचानना और विकसित करना होता है जो बच्चे के अंदर समाहित होगी। भाषा शिक्षण के लिए शिक्षक के क्या-क्या गुण होने चाहिए, शिक्षक के पास कौन-कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सिद्धांत तो हमारे कंप्लीट हुए, अब कुछ मुख्य बातें हैं और उसके बाद ये आपका सेकंड यूनिट भी कंप्लीट होता है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक मार्गदर्शक के रूप में होती है जो अपने स्वभाव व ज्ञान से सदैव छात्रों को प्रभावित करता है, अपने स्वभाव और ज्ञान से। गुण, ये स्वभाव है भैया, है ना। गुण क्या होते हैं, तो भाषा शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। शिक्षक बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए ताकि वह उसके व्यक्तित्व की भिन्नताओं, रुचियों, योग्यताओं व क्षमताओं को पहचान सके और उसी के अनुकूल कार्य करे। शिक्षक संवेदनशील धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह छात्रों की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुने और उनका निदान करे। शिक्षक में स्वयं की शिक्षण पद्धति की कमियों को पहचाने एवं उन्हें सुधार करने की योग्यता भी होनी चाहिए। शिक्षक को शैक्षिक कार्यों में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के प्रयोग करना आना चाहिए। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में हुए नवाचारों को भी जानकारी होनी चाहिए, जो नया हो रहा है। कुछ नई पद्धति आ रही, नई तकनीक आ रही, उसका भी प्रयोग करते आना चाहिए। शिक्षक को अपने परिवेश में सामंजस्य स्थापित करके करने के
ज्ञान भी होना चाहिए ताकि बच्चों के साथ एडजस्टमेंट करते आना चाहिए उसको। शिक्षक का छात्रों के प्रति सकारात्मक रुख होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के बच्चों को निरंतर सीखने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शिक्षक को सदैव विद्यार्थियों की भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो क्षेत्रीय भाषा या बोली में भी बोल सकता है, इसलिए उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करे। उसे उसकी बाधा ना समझे, बल्कि उसे उसके संसाधन के तौर पर यूज करें, ताकि सिखाने में आपको आसानी हो जाए। कक्षा में समावेशी परिवेश का निर्माण करते हुए सामान्य व विशेष क्षमता वाले बच्चों को ध्यान में रखकर शिक्षण पद्धति का चयन करें। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है जिसमें सामान्य बच्चा और किसी प्रकार से अक्षम या दिव्यांग बच्चा भी साथ में पढ़ता है, उसको कहते हैं। तो ये थी प्रमुख जानकारी, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे अगली किसी यूनिट को लेकर, तो इंतजार कीजिए, और सीडीपी की क्लासेस मतलब सीडीपी के एमसीक्यूज वगैरह को लेकर। तो हम 1 तारीख से लगातार एमसीक्यूज करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।